नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से जो रिलेटेड है स्पोर्ट्स से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम है वो क्वालिफाई हो गई है लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए। जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होंगे 2028 में, उसके लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम है वो क्वालिफाई हो गई है। क्वालिफाई होने का क्या मतलब है कि क्या सभी टीमें भाग नहीं लेगी? जी हाँ, हर देश की टीम है वो ओलंपिक में भाग नहीं लेगी। इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, क्वालिफिकेशन के नियम। दोनों वर्ग यानी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों वर्गों में केवल 6 टीमें ही ओलंपिक में भाग लेगी। इन 6 टीमों को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा? सबसे पहला रूल है 4 महाद्वीपों में से 4 टीम। जिस टीम की उस महाद्वीप में बढ़िया रैंकिंग होगी उस टीम को उस महाद्वीप से सिलेक्ट किया जाएगा ओलंपिक के लिए। 4 महाद्वीप कौन से? एशिया, यूरोप, ओशेनिया और अफ्रीका। ओशेनिया ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उससे कोई भी टीम है वो सीधे नहीं ली जाएगी। 5वीं टीम का चयन होगा आईसीसी टूर्नामेंट और T20 रैंकिंग के आधार पर। इसी के आधार पर जो भारतीय महिला टीम है वो क्वालिफाई हो गई है ओलंपिक 2028 के लिए। हालांकि सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी, लेकिन फिर भी वो अपनी रैंकिंग के हिसाब से क्वालिफाई हो गई है। 6ठी टीम का चयन है वो 2027 में होने वाले आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से 6 टीमें हैं वो प्रत्येक वर्ग से बनाई जाएगी, महिला और पुरुष वर्ग से, फिर उनको ओलंपिक में भाग लिया जाएगा। पुरुष वर्ग रैंकिंग का कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2026 रहेगी। अभी फिलहाल भारत की जो पुरुष टीम है वो एशिया में 1 नंबर पे चल रही है, लेकिन चीन, पाकिस्तान है ये भी प्रबल दावेदार है। तो साल के अंत तक भारत को इस जो शीर्ष स्थान है उस पर बने रहना जरूरी है अगर वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होना चाहती है। तो ये हो गया लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 से रिलेटेड, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम है वो क्वालिफाई हो गई। अगला कोई करंट अफेयर नहीं है। आरएस के अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है कि अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी फार्म भर चुके हैं आरएस का। टोटल 607 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें से 192 पद राज्य सेवा के लिए और 415 पद हैं वो अधीनस्थ सेवा के लिए है। लास्ट डेट अप्लाई 3 जुलाई 2026 है। रात को 12 बजे तक आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई छूट गया है तो लास्ट दिन का इंतज़ार न करें, अभी फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि फिर लास्ट दिन सर्वर के डाउन होने की संभावना रहती है। अभी तक 2.5 लाख फार्म आए हैं। लास्ट के 3 दिन में देखते हैं कितने फार्म आते हैं। आरएस प्री एग्ज़ाम है उसकी डेट 29 नवंबर 2026 है, पहले ही आ चुकी है। आरएस प्री मेंस का जो डिटेल सिलेबस है और एग्ज़ाम स्कीम है वो भी आरबीएससी की वेबसाइट पर पड़ा है और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। बात करें पिछले साल में कितने आरएस के फॉर्म भरे गए थे, तो जो रिकॉर्ड स्तर है वो 2023 में था, 6,97,000 फॉर्म थे। 2024 जो पिछली भर्ती थी उसमें 6,75,000 थे। सबसे कम थे 2012 में 1,74,000 ही फॉर्म अप्लाई किए गए। तो जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है। अगला अपना करंट अफेयर है कि जापान के प्रधानमंत्री हैं वो भारत यात्रा पर आए हैं 1 से 3 जुलाई के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका संवाद हुआ है। क्या क्या चीज़ें हुई है वो हम देखते हैं। तो जापान के पीएम का नाम क्या है? सनाए ताकाइची। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि पीएसआई हो, आरएस हो, ईआर हो, सब में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आने ही है। तो जापान है वो मुख्यतः 4 द्वीप जापान के मुख्य हैं, बाकी बहुत से द्वीप हैं इसके अंदर। 4 द्वीप हैं, उनमें से एक का नाम है होकाइडो, दूसरे का नाम है होन्शु, तीसरे का नाम है शिकोकू और चौथे का नाम है क्यूशु। जो होन्शु द्वीप है यहीं पर जापान की राजधानी है वो टोक्यो स्थित है, और यहीं पर जापान का सबसे ऊंचा पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत भी है, माउंट फूजी। जापान की मुद्रा जापानी येन है, और क्वाड देश का जापान समूह है। क्वाड में कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 1 से 3 जुलाई की ये यात्रा है। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जिसकी यात्रा पर अभी ये जापानी प्रधानमंत्री आए हुए हैं। इसमें मुख्यतः किन समझौतों पर बात होने की संभावना है? तो रक्षा एवं तकनीक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें यूनिकॉर्न मास्ट रडार सौदा, एक रडार है उसके ऊपर सौदा हो सकता है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसमें जापान द्वारा तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता दी जा रही है। हिंद प्रशांत की क्षेत्र की सुरक्षा में दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। एआई, सेमीकंडक्टर, बैटरी टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मेटल में भी समझौते होने की संभावना है।
बात करें द्विपक्षीय व्यापार की तो 2025-26 में भारत और जापान का द्विपक्षीय व्यापार है वो 27.47 अरब डॉलर रहा है, जिसमें भारत का व्यापार घाटा है वो 15.39 अरब डॉलर रहा है। मतलब भारत ने जापान से आयात बहुत ज़्यादा किया है, निर्यात बहुत कम किया है। 2000 से 2025 के बीच यानी 25 सालों में जापान की तरफ से 15.61 अरब डॉलर का FDI है वो भारत में निवेश हुआ है। तो ये है भारत और जापान का अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर ये जो करंट अफेयर्स हैं दैनिक भास्कर के, इनमें जो मुख्य हैं वो देख लेते हैं। सेशल्स का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन है वो नरेंद्र मोदी को सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने दिया है। नरेंद्र मोदी ने 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी विकास परियोजनाओं में वित्तीय सहायता की घोषणा की है। वेनेजुएला में भारत के द्वारा मदद दी जा रही है, जिस ऑपरेशन के द्वारा मदद दी जा रही है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्टेड। C-17 के द्वारा 66 टन राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वेनेजुएला में आपको पता ही है कि 7.1 और 7.6 तीव्रता का रिएक्टर का भूकंप आया था। उसके बाद भीष्म मोबाइल अस्पताल है वो वेनेजुएला की राजधानी कराकास में स्थापित करके, फील्ड अस्पताल स्थापित करके वहाँ पर लोगों का इलाज है वो किया जा रहा है। अब वेनेजुएला में भारत द्वारा मदद की ये कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अमिस्टेड। ऐसे ही 2 ऑपरेशन हैं, ज़्यादा पीछे के याद नहीं रखने हमें, 2025-26 में जो हुए वो याद रखने हैं। एक था ऑपरेशन ब्रह्म जो मार्च 2025 में म्यांमार और थाईलैंड में भारत के द्वारा मदद के लिए चलाया गया था क्योंकि वहाँ पर भूकंप आया था। दूसरा है ऑपरेशन सागर बंधु, नवंबर-दिसंबर 2025 में श्रीलंका में भारत के द्वारा सहायता दी गई थी क्योंकि वहाँ पर एक तूफान आया था जिसका नाम था दित्वा है, साइक्लोन दित्वा के द्वारा श्रीलंका में मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु, म्यांमार थाईलैंड में ऑपरेशन ब्रह्म, वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्टेड। भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हर्षवर्धन जीवी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से। फिर वर्ड ऑफ द डे है MWA, मर्चिसन वाइड फील्ड एरे। ये एक शक्तिशाली रेडियो दूरबीन है जो कहाँ पर स्थापित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है। इसके द्वारा हाल ही में मिली सेकेंड पल्सर जो एक बहुत तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है उसकी खोज की गई। इसके बाद करें हम द हिंदू में आई कुछ न्यूज़ की, तो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ हिट्स 5 मंथ हाई ऑफ 5.1%, यानी मई 2026 में जो IIP है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो 5.1% की दर से रहा है। जो उसकी हम तुलना अगर पिछले वर्ष मई 2025 से करें तो वो 4.2% था, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा है। अब IIP किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो MOSPI मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत NSO नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, उसके द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है और इसका आधार वर्ष है 2022-23। मासिक आधार का मतलब अगर मई का है तो वो 12 जून के आसपास जारी किया जाएगा, जून का है वो 12 जुलाई के आसपास जारी किया जाता है, यानी जिस महीने का जारी करते हैं उससे अगले महीने में वो जारी होता है। बात करें इसमें भारांश की, वेटेज की, तो विनिर्माण क्षेत्र का भारांश है 77.6%, खनन का है 14.4% और विद्युत का है 8%। तो ये हो गया अपना IIP। कौन जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। आधार वर्ष इसका 2022-23 है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है वेस्ट बंगाल में भी जो गवर्नमेंट है वो UCC लाने की तैयारी कर रही है, जो अगस्त 2026 में विधानसभा का सत्र होगा उसमें उसको पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी और इसमें जो समिति है उसकी अध्यक्षा है सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई। ये राजस्थान में भी UCC जो समिति बनी रही है उसकी अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड में भी जो UCC बनाया गया था, समिति बनी थी, उसकी भी ये अध्यक्षा थी और बंगाल में भी ये अध्यक्ष है क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। UCC है वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत लाया जाता है जो DPSP में हमें दिया गया है। UCC में वही सारी कॉमन बातें हैं, उत्तराधिकार का नियम, विवाह का नियम, तलाक का नियम,
तलाक के बाद भरण पोषण का नियम, लिव इन रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हैं वो यूसीसी में आती है। यूसीसी लागू करने वाले राज्य कौन से हैं? सबसे पहले गोवा में पहले से लागू है पुर्तगाली संहिता से। बाद में आज़ादी के बाद में सबसे पहला राज्य उत्तराखंड है, दूसरा राज्य गुजरात है और तीसरा राज्य असम है जिसने यूसीसी लागू किया। इसके बाद में ये एडिटोरियल है जिसमें स्प्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में और पाकिस्तान में परमाणु वारहेडों की संख्या भी बढ़ी है। साथ में उसने ये भी बताया कि भारत के 12 परमाणु हथियार है वो ऑपरेशनली डिप्लॉयड हैं, यानी 12 परमाणु हथियार है वो एट ए टाइम हमेशा रेडी टू लॉन्च की फेज में रहते हैं। सिप्री क्या है? सिप्री एक संस्था है स्वीडन की, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका मुख्यालय है। 1966 में इसका गठन किया गया था। ये परमाणु हथियार, अंतर्राष्ट्रीय शांति के ऊपर सब चीज़ें हैं उनकी शोध करती है। तो इसमें दर्शाया गया है कि क्या भारत अपनी नो फर्स्ट यूज नीति से दूर हट रहा है? जी नहीं। भारत ने जो UN 2025 का सम्मेलन था उसमें भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, तो अगर कोई भी दूसरा देश भारत के ऊपर परमाणु आक्रमण करेगा तो उसका जवाब देने के लिए भारत है वो सक्षम है। इसके लिए भारत ने न्यूक्लियर ट्राइड की अवधारणा बनाई है, यानी ट्राइड यानी तीनों तरफ से उसके ऊपर परमाणु हमले है वो किया जाएंगे। भारत पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत के ऊपर परमाणु हमला होता है तो फिर भारत जल थल नभ तीनों जगहों से उसके ऊपर परमाणु हमला करने में सक्षम है और उसके बाद भारत पीछे नहीं हटेगा। हाल में बात करें तो अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल हैं जो परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 में अपने MIRV तकनीक है वो भी लाई जा चुकी है। जल की बात करें तो INS अरिहंत और INS अरिघाट जो अपनी पनडुब्बियां हैं वो परमाणु रिएक्टर के द्वारा संचालित हैं और साथ में परमाणु मिसाइलें भी दागी जा सकती है। K-15 सागरिका मिसाइल है। धनुष जो मिसाइल है वो पृथ्वी मिसाइल का ही नौसैनिक रूप है। वायुसेना में बात करें तो राफेल और सुखोई विमानों के द्वारा परमाणु वारहेड से युक्त मिसाइलें हैं वो दागी जा सकती है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुखोई के द्वारा दागी जा सकती है। क्यों ये डिप्लॉयड कर रखे हैं? इसके पीछे मुख्य कारण है चीन के पास परमाणु हथियार है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 620 परमाणु हथियार हो गए हैं। उसके बाद परमाणु हथियार जिस मिसाइलों पर लगाता है चीन TF-600, तो उनकी रेंज भी लगातार बढ़ाई जा रही है। तो उससे मुकाबला करने के लिए भारत ने हो सकता है ये चीज़ें डिप्लॉय कर रखी हो। भारत की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, ये केवल सिप्री संस्था है उसने ये बात बताई है। फिर है खड़गे रीअपॉइंटेड राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन। तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको नियुक्त किया गया है। हमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। हमसे ये पूछा जाएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए शर्तें क्या क्या जरूरी है, जिसमें किसी भी दल, सबसे पहले है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए गठबंधन है वो काम नहीं करेगा। जैसे इंडिया गठबंधन का कोई नेता बन जाए, नहीं, किसी एक दल है उस दल का नेता होना चाहिए और उस दल को उस सदन में जितनी सीटें हैं उन सीटों का कम से कम 10% है वो प्राप्त होना चाहिए। जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 55 सीट प्राप्त होनी चाहिए, राज्यसभा में 245 सीटें हैं तो 25 सीट प्राप्त होनी चाहिए। 2024 और 2019 में कोई भी लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता नहीं था क्योंकि कांग्रेस को इतनी वोट नहीं मिली थी, दूसरी कोई पार्टी थी ही नहीं। फिर उसको क्या सुविधाएं मिलती है? तो उसको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया जाता है, वेतन भत्ते हैं वो, आवास है वो दिया जाता है। अब इसकी भूमिका क्या होती है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कुछ समितियां जो बनती है भारत के सांविधिक निकायों के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति के लिए, तो उसके सदस्य होते हैं। जैसे CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, CIC केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति में जो समिति बनती है उसके सदस्य होते हैं। CBI के निदेशक के रूप में अपनी जो समिति बनेगी उसके सदस्य होंगे। लोकपाल और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, उस समिति के सदस्य भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। इसके बाद आती है अपनी सुजस ई प्रश्नोत्तरी। इस बांध परियोजना से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों को पानी मिलेगा, तो वो है किसाऊ बांध परियोजना। 6 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश।
मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करते समय किस समुदाय के रीति रिवाजों को सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी? वो है आदिवासी समुदाय। ये किसी भी राज्य में यूसीसी लागू हो उसको सुरक्षा मिलती है। हील इन राजस्थान निधि 2025 के तहत चिकित्सा के साथ साथ समग्र स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ साथ किन पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ा जा रहा है? आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध प्रणालियां सभी को। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 25 जून 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को 20,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी राशि प्रतिमाह करने की घोषणा की है? 25,000 करने की घोषणा की। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत डीडवाना कुर्दामन जिले का उत्पाद कौन सा है? मार्बल एवं ग्रेनाइट के। ये होगी हमारी सुदस ई प्रश्नोत्तरी। फिर एक करंट अफेयर आया है कि जो बांग्लादेश है वो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य बन गया। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में की थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको फरवरी 2024 में गठन को मंजूरी दी गई। 27वां देश बना है बांग्लादेश। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? नई दिल्ली है। इसमें 7 जो बिल्ली की प्रजातियों वाले जंगली जीव हैं उनके संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। वो 7 जंगली जीव कौन से हैं उनको आपको नाम याद रखना है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, चीता, ये 7 हैं जिनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है वो बनाया गया है। इसके बाद में ये है अपना PIB में है कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और अपार से संबंधित है। इन दोनों को हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ज़्यादा इनके बारे में पूछे जाने की संभावना नहीं है। ये NEP 2020 जो लाई गई थी उसके अंतर्गत 1 स्टूडेंट 1 ID के प्रति बढ़ावा देने के लिए इन दोनों को लागू किया गया। शुरुआत करते हैं ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये UGC के द्वारा विनियमित होता है। इसमें अगर कोई भी छात्र है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करता है, डिप्लोमा प्राप्त करता है, तो उसके जो क्रेडिट्स हैं वो इस अकाउंट में जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उसमें हमारे रुपए डालते हैं, उसी प्रकार इसमें हमारी जो योग्यताएं अर्जित करते रहते हैं उनके क्रेडिट्स है वो जुड़ते रहते हैं। दूसरी है अपार ID तो आपने देखा होगा कि जो एप्पल वगैरह के प्रोडक्ट हम खरीदते हैं ऑनलाइन, उसके लिए जो स्टूडेंट डिस्काउंट होता है उसके लिए भी अपार ID की ज़रूरत होती है। तो अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें हमारे जो भी दस्तावेज होंगे वो ऑनलाइन रूप से वहाँ पर अपलोड होते रहेंगे, जिन्हें हम बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। अपार ID है वो कितने अंकों की होती है? ये 12 अंकों की होती है। तो ये थे अपने आज के मुख्य करंट अफेयर्स।